आज की क्लास का जो अपना पहला टॉपिक है वो है स्टीफन का नियम। दोबारा से सुने, स्टीफन का नियम। अपन ने रेडिएशन पढ़ रहे थे। अपन रेडिएशन में मैंने तुम्हें सबसे पहले ये बताया कि रेडिएशन क्या होते हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया, बेसिकली थ्योरी है ज़्यादातर इसमें। उसके बाद मैंने बताया कि कृष्णिका क्या होती है, ब्लैक बॉडी क्या होती है। फिर मैंने बताया कि किसी भी बॉडी पर अगर रेडिएशन गिरते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, वो अवशोषण गुणांक क्या होता है, परावर्तन गुणांक क्या होता है, ये स्मॉल ए स्मॉल आर मैंने ये तुम्हें बताया। उसके बाद मैंने तुम्हें प्रीवोस्ट थ्योरी बताई। उसके बाद मैंने तुम्हें जो है किरचॉफ थ्योरी बताई। उसके बाद जो है अपन वीन डिस्प्लेसमेंट नियम अपन ने पढ़ा, वीन का विस्थापन का नियम। वो फॉर्मूला जरूर याद रखना, वीन वाला फार्मूला याद रखना, वो याद करना है, उस पर डब्बा बना लेना। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम नहीं, लैम्डा एम का मतलब है कि अधिकतम उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य के संगत लैम्डा होता है। वो जो सबसे ज्यादा उत्सर्जित हो रही है ना लैम्डा, उसके संगत वो लैम्डा है, लैम्डा एम। ठीक है, तो लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी। बी जो है अपना वो था वीन कांस्टेंट 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। ठीक है, और बेसिक सवाल आते हैं इसमें कि भाई जैसे तापमान को दुगना कर दिया जाए तो लैम्डा कितना हो जाएगा। ज्यादा कट ऑफ सवाल इस पे बनते नहीं है। ठीक है, इजी सवाल इस पे आते हैं और थोड़े थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। फिर उसके बाद अपना आता है स्टीफन का नियम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हो तुम। स्टीफन का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका द्वारा, ब्लैक बॉडी की बात हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जन की दर उसके क्षेत्रफल, जैसे सपोज करो कि कोई बॉडी है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसका कुछ तापमान होगा, इसका तापमान मान लो टी है, आसपास जो सराउंडिंग है उसका तापमान मान लो टी एस है। टी एस मतलब टी सराउंडिंग, टी एस मतलब टी सराउंडिंग। तो ऊष्मा उत्सर्जन की दर यानी कि डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, कौन सी ऊष्मा लिख रहा हूं मैं, उत्सर्जित ऊष्मा, सिर्फ उत्सर्जित, उत्सर्जित। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, गड़बड़ होता है स्पेलिंग, मतलब ये हिंदी में जो डी क्यू बाई डी टी उत्सर्जित है वो किसके समानुपाती है, वो समानुपाती है उसके क्षेत्रफल के। और वो समानुपाती, अच्छा क्षेत्रफल कौन सा, ये जो खुला हुआ है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल कौन सा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वही समानुपाती होगा उसकी तापमान की चतुर्थ घात के। बेसिकली तापमान कौन सा लेंगे अपन, वही सरफेस वाला तापमान है ना। अब जब अपन ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो dq बाई dt जो हो जाएगा, dq बाई dt, कौन सा dq बाई dt, उत्सर्जित वाला, उत्सर्जन, उत्सर्जन, dq बाई dt उत्सर्जन, ये इक्वल हो जाएगा सिग्मा, जिसको स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनल हटाए ना, सिग्मा ए टी की पावर 4, जहां पर सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट। इसका नाम होता है, इसका नाम है स्टीफन कांस्टेंट। इसका मान होता है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। यूनिट तो तुम बना ही सकते हो, ये सिग्मा का मान होता है, इसको तुम्हें याद करना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो लिखा है सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए, सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए लिखा है। ठीक है, इतना लिखो, फिर मैं मिटाऊंगा, है ना। ये याद करना है, स्टीफन कांस्टेंट, इसको याद करना है। तो किसी भी बॉडी के लिए, किसी ब्लैक बॉडी के लिए जो उत्सर्जन की दर, सिर्फ लॉस, जो लॉस हो रहा है उसकी दर है ये। मिटा दूं पूरा,
हम्म, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था ब्लैक बॉडी के लिए। अब अपन बात करेंगे किसी भी वस्तु के लिए। मैंने तुम्हें किरचॉफ का नियम बताया किसी वस्तु के लिए। ठीक है, याद है मैंने तुम्हें उत्सर्जकता के बारे में बताया था, उत्सर्जकता। तो किसी वस्तु के लिए जब मैं dq बाई dt लिखूंगा, मान लो कि कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी, इसका तापमान तो T था, इसके उत्सर्जन का अपन ने लिख ही लिया। मान लो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो Ts है, मतलब इसके आसपास का जो तापमान है वो है Ts, है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो मैं बोल सकता हूं ऊष्मा उत्सर्जन के बाद आ जाएगा ऊष्मा ग्रहण करने की दर, है ना, ऊष्मा ग्रहण करने की दर, ये कितनी रेट से ये ले रहा है, कितनी रेट से ये ले रहा है। तो dq बाई dt जो लेने वाला होता है, ध्यान देना, उत्सर्जन जो भाई लॉस होगा तो उसके तापमान के हिसाब से, गेन होगा तो सराउंडिंग के तापमान के हिसाब से। सराउंडिंग का तापमान मतलब आसपास से रखी हुई वस्तुओं से जो विकिरण निकल रही है ना, वो विकिरण जो निकल रही है वो ये ग्रहण करेगा, है ना। तो ये ग्रहण करने वाला यहाँ लिख देता हूं, ग्रहण, ग्रहण, ठीक है। तो ग्रहण करने की दर ये क्या है, ऊष्मा ग्रहण करने की दर। अब यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा। अब उत्सर्जन था तो उत्सर्जकता लिखा अपन ने। अब अगर अवशोषण होगा तो अवशोषण क्षमता लेनी पड़ेगी, सिग्मा ए, कैपिटल ए तो इसका वही क्षेत्रफल हो गया, इंटू टीएस की पावर 4, ये हो गया मेरा टी सरफेस की पावर 4। देखो अंतर क्या है, सिग्मा की जगह सिग्मा है, ए की जगह सब कुछ चेंज किया आया, टीएस कौन सा अपन वो लेंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर, और उत्सर्जकता की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, अवशोषण क्षमता। अगर मान लो ये ब्लैक बॉडी होती, ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए E बराबर 1 होता है और A बराबर भी 1 होता है। और किसी भी वस्तु की अगर मैं बात करूं तो A बराबर E तो होता ही है, यानी कि कुल ऊष्मा क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज करने की रेट, ठीक है, मतलब कुल तो टोटल लॉस माइनस टोटल गेन, तो कुल ऊष्मा आदान प्रदान करने की दर, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब एक्सचेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊष्मा हानि मान लेते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। हाँ सुनो, तो मान लो कि कुल ऊष्मा हानि की दर लिखते हैं अपन, अब कुल ऊष्मा हानि की दर, बात को समझना, इसका मतलब क्या है, कुल ऊष्मा हानि की दर, इसका मतलब देखना क्या है कि भाई उसने लॉस कितना करा, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ठीक है, टोटल, ये dq बाई dt नेट लिख रहा हूं मैं, dq बाई dt नेट, कितना लॉस हुआ वो लिख रहे हैं अपन, dq बाई dt कितना लॉस हुआ, नेट लॉस, भाई उसने लॉस करा कितना, सिग्मा, लिखते चलना साथ के साथ, a ts की t की पावर 4, ये तो उसने लॉस करा, पर कुछ गेन भी तो करा आसपास वालों से, कितना गेन करा, सिग्मा, इसकी अवशोषण क्षमता a, क्षेत्रफल वही a, और आसपास वालों का टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर, परिवेश का तापमान, Ts क्या है, परिवेश का तापमान, Ts क्या है, परिवेश का तापमान। तो नेट जो एक्सचेंज की रेट आई वो देखो कितनी आई। अच्छा E और A तो बराबर होते हैं, तो A इक्वल टू E लिख दो, तो सिग्मा ई ए, ये मैंने ले लिया कॉमन, सिग्मा ई ए कॉमन हो गया, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। बताए ये क्या बन गया, ये बन गया, ये क्या बन गया, कुल ऊष्मा आदान प्रदान करने की दर, मतलब ये नेट हीट एक्सचेंज है ना। अब अगर T ज्यादा है TS से, मतलब बॉडी का ताप ज्यादा है, सराउंडिंग का ताप कम है, ऐसे समझ के दे दो, ऐसे समझ के देखो कि
जैसे एक गर्म चाय की प्याली पड़ी हुई है तो गर्म है ना, धीरे धीरे अपनी हीट को लॉस कर देगी। मान लो जैसे कि बर्फ पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो पिघल जाएगा हीट लेकर के आसपास से। तो ऊष्मा हानि होगी अगर बॉडी का तापमान ज्यादा है। ये प्रीवोस्ट की थ्योरी यहाँ से सिद्ध हो गई। अगर टी ज्यादा है टीएस से तो यहाँ से नेट हीट लॉस होगा। अगर मान लो टीएस ज्यादा है टी से तो नेट हीट गेन होगी, कुल ग्रहण करेगा। तो बस लॉस मान लिया अपन ने कि भाई लॉस कर रहा है, अगर लॉस नेगेटिव आ गया मतलब गेन कर रहा है। तो ये फॉर्मूला बनता है नेट dq बाई dt है कुल ऊष्मा आदान प्रदान की दर, नेट dq बाई dt, dq बाई dt नेट ये होता है। इसको अपने को याद करना है। जो फाइनल है वो ये है स्टीफन का नियम, नेट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज, कुल ऊष्मा हानि की दर या ऊष्मा आदान प्रदान की दर बोल सकते हो। नेट ये है, इतना तो दिया इतना लिया तो नेट लॉस कितना हुआ, इतने का लॉस हुआ, इसको लॉस बोला है, इतना लॉस हो रहा है। मतलब अपन मान रहे हैं कि टी ज्यादा है टीएस से, हाँ ये मानते हुए अपन लॉस लिख रहे हैं, लॉस, ये लॉस है इसलिए यहाँ माइनस लगा दे, एम एस डी टी बाई डी टी। एम और एस का मान डाल के यहाँ पे अपन डी टी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का नियम, शीतलन का नियम, न्यूटन का वो F बराबर ma वाला नियम नहीं है, ये न्यूटन का शीतलन का नियम है ये, ठीक है। बेसिकली ये स्टीफन के नियम का ही अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। और इस नियम के अनुसार पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं फिर इस पे सवाल करेंगे। इस नियम के अनुसार लिखो, इस नियम के अनुसार पहले लिख देता हूं फिर रिकॉर्ड कर दूंगा इसको। नियम ये है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की दर, यहाँ पे ताप को थीटा से दर्शाएंगे इस नियम में, क्योंकि सब जगह थीटा से, शीट में भी थीटा से लिखा है तो इसलिए थीटा से लिख रहे हैं। कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो ठंडे होने की दर यानी कि डी थीटा बाई डी टी, क्या डी थीटा बाई डी टी। अब चूंकि ठंडा हो रहा है इसलिए माइनस डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि डी थीटा अपने आप में नेगेटिव होगा, ताप कम होगा तो डी थीटा अपने आप में नेगेटिव होगा। वो समानुपाती होती है उस वस्तु के थीटा माइनस परिवेश का थीटा। तो इसको थीटा एस बोलूं थीटा नोट बोलूं, शायद शीट में थीटा नोट लिखा हुआ, चलो थीटा एस ही बोल देता हूँ। थीटा एस मतलब वही अपना टी एस है ना, टी को थीटा लिखा है यहाँ पे, थीटा माइनस थीटा एस। जब ये समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ध्यान रखना ये थीटा एस क्या है, परिवेश का ताप लिख लेना, थीटा क्या है वस्तु का ताप, और डी थीटा बाई डी टी क्या है वस्तु के ठंडे होने की दर। समानुपाती चिन्ह हटाया, डी थीटा बाई डी टी बराबर कांस्टेंट के इनटू थीटा माइनस थीटा एस। ओके, यहां तक लिखो। कुछ अजम्पशंस हैं, जो ये नियम है ना, ये जो अपन ने नियम लिखा है ये वाला नियम, इसके कुछ अजम्पशंस है, कुछ शर्तें हैं, कुछ सीमाएं। जैसे कि पहला कि परिवेश का ताप नियत है, ठीक। दूसरा क्या है, वस्तु एवं परिवेश का तापांतर बहुत अधिक नहीं है। वस्तु तथा परिवेश का तापांतर बहुत अधिक नहीं है। जैसे कि 10-20 डिग्री 50 डिग्री इतने तक चलेगा, 50 डिग्री ज्यादा नहीं है केल्विन की नजर से देखो, 50 डिग्री तापांतर ज्यादा नहीं है केल्विन के नजरिए से। वस्तु तथा परिवेश तापांतर बहुत अधिक नहीं है, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एरर आएगी। बहुत अधिक नहीं है, ठीक है, गलती से लाइन खींचेगी।
ये दो अजम्पशंस मेनली अपन यहाँ पे लेते हैं। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जो अपन ने इक्वेशन लिखी है डी थीटा बाई डी टी को, मान लो कि प्रारंभिक ताप, वस्तु का जो प्रारंभिक ताप है वो है मान लो थीटा इनिशियल, थीटा आई। अंतिम ताप यहाँ पे कुछ है, अंतिम ताप वो है मान लो थीटा फाइनल। ठीक, परिवेश का ताप वो है अपने थीटा एस। ठीक है, अब अपनी इक्वेशन क्या है, माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे टी टाइम है, टी क्या है, समय, माइनस डी थीटा बाई डी टी बराबर के थीटा माइनस थीटा नोट, मतलब थीटा माइनस थीटा एस। क्या किया, डी टी को उधर भगाया, थीटा माइनस थीटा एस को इधर भगाया, माइनस डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस थीटा एस, इसको नीचे लिया है ना, और ये जो माइनस था इस माइनस को भी उधर ले जाओ, इक्वल टू माइनस के डी टी। यहां तक आ गए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, इधर भी इंटीग्रेशन करो, इधर भी इंटीग्रेशन करो, तो ये बन जाएगा माइनस के टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के टी, तापमान 0 से टी तक। ठीक है, इसका तापमान थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं ना, इंटीग्रेशन करूंगा इसका तो ये बनेगा एल एन थीटा माइनस थीटा एस, और फिर लिमिट लगाऊंगा, फाइनल आंसर लिखूंगा तो बन जाएगा एल एन थीटा फाइनल माइनस थीटा एस। ठीक है, डिवाइडेड बाय थीटा इनिशियल माइनस थीटा एस, ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ई की पावर में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, इस थीटा माइनस थीटा फाइनल माइनस थीटा एस को मैं बाद में लिख दूंगा प्रारंभिक तापांतर, मतलब अंतिम तापांतर, इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं है ना, इसको लिख देंगे ई की पावर माइनस के टी, और ये जो है इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा इनिशियल माइनस थीटा एस, प्रारंभिक तापांतर कितना था, इनटू ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, इसको थोड़ा और साफ सुथरा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये जो मैंने एक, हाँ ये टाइम के इंटू टी, टी टाइम है, टी जो है वो टाइम है। तो डेल्टा थीटा फाइनल बराबर डेल्टा थीटा इनिशियल इंटू ई की पावर माइनस के टी, जहां पे के नियतांक होता है, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे अपन बाद में। ई की पावर माइनस एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा, सोच के देखो। तापांतर का बनाएंगे तो 0 पे टच करेगा, तापांतर अंत में 0 होगा, और सिर्फ ताप का बनाएंगे तो ये थीटा एस जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। इस इसको इधर ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो थीटा एस प्लस ये बन जाएगा पूरा, तो थीटा एस ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, ये इसका ग्राफ है। कभी कभी अगर केटी का मान 1 से बहुत छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि अपन अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, ठीक है, तो ई की पावर माइनस के टी को 1 माइनस के टी लिख करके इस इक्वेशन को ऐसे भी हल किया जा सकता है। ठीक है, या फिर एक मेथड और होता है एवरेज मेथड, जैसे अपन लिखते हैं ना माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा नोट, यानी कि थीटा है, दोनों तरफ एवरेज ले लो, तो एवरेज यानी कि कुल डेल्टा थीटा अपॉन कुल टाइम। ये कुल डेल्टा थीटा क्या है, इसको भी मैं बताता हूं, ये है थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, कुल कितना ताप कम हुआ, कुल कितने समय में हुआ। ठीक है, माइनस लगा दो यहां, डेल्टा अपॉन डेल्टा थी, एवरेज मेथड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज मेथड, तो एवरेज थीटा, इसका भी एवरेज ले रहा हूं मैं, है ना, बेसिकली ये इस तरह से लिख रहा हूं मैं इसको,
एवरेज वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी टी माइनस, ठीक है, इक्वल टू के एवरेज वैल्यू ऑफ थीटा माइनस थीटा इज तो कांस्टेंट है, मतलब दोनों तरफ औसत लेने पर, औसत ले लिया दोनों तरफ औसत ले लिया। मतलब ये अप्रोक्सीमेशन अपन करते हैं, कभी कभी क्या इक्वेशन कठिन बन जाती, सॉल्व नहीं हो पाती, तो उसको आसान बनाने के लिए ये काम किया जाता है ना। ये सब अप्रोक्सीमेशन है। थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी के एवरेज वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा फाइनल प्लस थीटा इनिशियल अपॉन 2, ये हो गया एवरेज माइनस थीटा एस। इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी याद रखना, ये काम पड़ता है कभी कभी इस तरह से कि एक बीकर का ताप 50 डिग्री सी है और 5 मिनट में ठंडा होकर 45 हो जाता है। तो अगले 5 मिनट में बीकर का ताप जो होगा वो बताना है कि क्या होगा, क्या वह 40 डिग्री सी होगा, क्या वह 40 डिग्री सी से ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 40 डिग्री सी, या वह लेस देन 40 डिग्री सी होगा, 40 से कम होगा, या इसके अलावा कोई और आंसर हो तो वो भी तुम बता सकते है ना। परिवेश का ताप दे रखा है, पहले 5 मिनट में 50 से 45 हो गया, अगले 5 मिनट में कितना हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा, 40 से ज्यादा रहेगा या 40 से कम रहेगा। देखो ग्राफ से देखो, कुछ मतलब जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा, इस टाइप से। तो जैसे मान लो t बराबर 0 पे ये 50 है, तो 50 माइनस 30, 50 माइनस 30, तो प्रारंभिक तापांतर 20। अपन डेल्टा थीटा और मतलब डेल्टा थीटा और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, तापांतर यानी कि डेल्टा थीटा और टाइम का। पहले तापांतर है 20, 5 मिनट में, तो 5 मिनट का देखो, 5 मिनट में ये, फिर अगले 5 मिनट में ये, तो पहले 5 मिनट में जितना कम हुआ अगले 5 मिनट में उतना कम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये e की पावर माइनस एक्स से तुम समझ सकते हो, पहले 5 मिनट में जितना कम हुआ ना अगले 5 मिनट में उतना कम नहीं होगा। देखो पहले 5 मिनट में कितना कम हुआ, फिर अगले 5 मिनट में और कम होगा, मतलब जो पहले 5 मिनट में 5 डिग्री घटा, 20 से 15 डिग्री आ गया, देखो 45 माइनस 30, अगले 5 मिनट में 15 नहीं रहेगा क्योंकि पहले ढाल ज्यादा है बाद में ढाल कम है, e की पावर माइनस है। पहले ढाल ज्यादा है, पहले 5 मिनट में ज्यादा गिरा, अगले 5 मिनट में कम गिरेगा, उसके अगले 5 मिनट में और कम गिरेगा, अगले 5 मिनट में और कम गिरेगा, ठीक है। तो आंसर तो ग्रेटर देन 40 आएगा, ये बात तो पक्की है। अब कितना आएगा ये ज्ञात करो, सरल सवाल। तो चार्ट बना लिया मैंने इस तरह से, टाइम 0, 5, 10 मिनट, थीटा 50, 45 थीटा, किसी टाइम 10 मिनट पर थीटा मान लिया मैंने उसको, है ना। तो जो डेल्टा हो जाएगा वो थीटा माइनस 30 हो जाएगा। ओके, पहली इक्वेशन बनाओ, इससे डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा थीटा नोट, मतलब डेल्टा थीटा इनिशियल, डेल्टा थीटा फाइनल, इसको फाइनल बोल दिया, इसको इनिशियल बोल दिया। कितना टाइम इंटरवल आ रहा है, 5 मिनट का, e की पावर माइनस के का मान पता नहीं तो के को के लिख दिया, टाइम आ गया 5 मिनट, मिनट में ध्यान रखना, टाइम मिनट में लिखा है, उसको सेकंड में चेंज नहीं कर रहा मैं। चलो दूसरा लगा देते हैं अपन, इक्वेशन कहां से कहां लगा मैं सोचो, यहां से के का मान हालांकि आ जाएगा, के का मान यहां से तुम निकाल सकते हो। दूसरा लगाओ तुम कहां से कहां तक, तुम 15 से यहां भी लगा सकते हो, टाइम 5 हो जाएगा, और तुम पूरा यहां से यहां भी लगा सकते हो तो टाइम 10 हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने अप्लाई किया 15 से लेके यहां तक, तो अब प्रारंभिक हो जाएगा 15 और अंतिम हो जाएगा थीटा माइनस 30, इसको मैं डेल्टा थीटा लिख रहा हूं। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू प्रारंभिक हो गया 15 इंटू ई की पावर माइनस के इंटू 5, क्योंकि वापिस से टाइम इंटरवल कितना है 5, ये टी जो होता है ना टाइम इंटरवल होता है, टी क्या होता है, टाइम इंटरवल। ये मिल गया मेरे को, ठीक है। बस अब सॉल्व करना है और डेल्टा थीटा का मान निकालना है, निकालो तो जरा। फाइनल थीटा
कितना आ रहा है, थीटा का मान निकालो अंतिम, सोल्व करके बताओ। हल करके 41.25 आंसर इसका आएगा, बिल्कुल सही। थीटा आ जाएगा 41.25 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी को डाउट आ रहा है क्या? एवरेज मेथड से कर रहे हैं, ये वाला मेथड, डी थीटा बाई डी टी एवरेज बराबर के इंटू थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट, मतलब थीटा है। चलो तो पहली इक्वेशन बनाओ, पहली इक्वेशन बनाते हैं अपन, डी थीटा बाई डी टी एवरेज वाला। ये 50 से 45 गया, एवरेज कितना हो जाएगा? 50 से 45 गया तो पहला एवरेज हो जाएगा डेल्टा थीटा, 5 डिग्री कम हुआ, कितने टाइम में कम हुआ? 5 मिनट में। 5 डिग्री कम हुआ 5 मिनट में, माइनस लगाया और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा वैसे, क्योंकि 5 डिग्री कम हो रहा है तो -5, एक और माइनस तो +5 हो जाएगा, इक्वल टू के इंटू एवरेज थीटा। तो 50 प्लस 45, 50 से 45 गया तो एवरेज कितना आ गया? 47.5, एम आई राइट? 47.5 माइनस थीटा एस, थीटा एस कितना है? सराउंडिंग का कितना है? 30। इसको हल करो, के का मान निकाल लो। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बना दो, 15 से थीटा पे बना दो। मान लो 15 से थीटा पे गया, मतलब 45 से थीटा पे गया, तो 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा अपॉन 5, वो माइनस उसमें अंदर जोड़ दिया मैंने, वैसे तो थीटा माइनस 45 लिखना पड़ेगा, पर मैंने माइनस अंदर जोड़ दिया उसमें, तो 45 माइनस थीटा अपॉन 5 इक्वल टू के। अब इसका एवरेज लिखो, कितना है? 45 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 30। ठीक है, थीटा का मान निकाल के देखो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है क्या, या आस पास आ रहा है क्या? तो बीकर का ताप है 50 से 45 तक जा रहा है 5 मिनट में, तो 45 से 40 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, 5 से ज्यादा, कम या बराबर, और एक्चुअल टाइम भी बताओ। परिवेश का ताप 20 डिग्री। जो दिया गया प्रश्न में उसको चार्ट के रूप में बना लिया मैंने, इस प्रकार से टी का मान निकालना है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली 45 से 40 तक जाने में कितना समय लगेगा, मतलब उत्तर t-5 देना है मुझे, t-5 का उत्तर बताना है। ये ऐसा कर लो कि ये जो तापांतर है उसी को t बोल दो, तो ये t 5 प्लस t इसको बोल देते हैं अपन, तो 5 में और t समय लगा तो 40 हो गया, तो बेसिकली वो डेल्टा जो है वो t हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोल देता हूं मैं, और t समय लगा, 5 तो हो ही गया, प्लस t समय और लगा, तो ये 45 से 40 पे आ गया। बस अब पहला तरीका तो ये है कि वो e की पावर वाला मेथड लगा लो, तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा थीटा फाइनल, तो इसको डेल्टा थीटा इनिशियल बोल दो, इसको फाइनल बोलो, यहां से यहां तक चलो, तो 25 बराबर 30, e की पावर माइनस के इंटू टी की मान 5 है, अपने को k का मान नहीं पता, पहली इक्वेशन यहां से बनी। दूसरी इक्वेशन बनाओ यहां से, कि यहां से यहां तक जा रहा है, 25 से 20 गया, अंतिम है 20, 25 ई की पावर माइनस के और तापांतर टी। टी क्या होता है? तापांतर, समयांतर। टी क्या होता है? समयांतर। तो समय का अंतर 5 मिनट है यहाँ पे, नहीं 5 प्लस टी माइनस 5, यानी कि टी टोटल समय का अंतर जो है वो टी है। अब इस इक्वेशन को अगर मान लो मैं डिवाइड कर भी दूंगा तो ई की पावर में ये तो एल तो मुझे लेना पड़ेगा, एल वगैरह लेकर के, एल अगर मैं ले लूंगा, एल लेकर के फिर हल करना पड़ेगा। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, दूसरा तरीका एवरेज मेथड से भी कर सकते हो। एवरेज मेथड डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा थीटा में कंफ्यूज मत होना, ये तो सराउंडिंग के साथ अपन ने अंतर लिया है, और जो एवरेज मेथड लेता हूं ना मैं, ये डी थीटा बाई डी टी में इक्वल टू ये एवरेज बराबर के इंटू थीटा का एवरेज माइनस थीटा है। यहाँ पे जो डी थीटा बाई डी टी है वो कम कितना हुआ है वो है, तो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा लिखूंगा
वो 5 डिग्री कम हुआ है, 45 से 40 सॉरी 50 से 45 हो गया, यानी कि 5 डिग्री कम हुआ 5 मिनट में, माइनस इसमें मिल गया हो, माइनस इंटू -5, तो 5 डिग्री कम हुआ 5 मिनट में, तो के एवरेज वैल्यू हो जाएगी इसकी 47.5 माइनस थीटा नॉट 20। ठीक है, अगला लिख लो, वापस से 5 डिग्री कम हुआ टी समय में, के अब एवरेज लिखो, एवरेज कितना आ जाएगा उसका, अब एवरेज आ जाएगा 42.5 माइनस 20, इन दोनों को भाग दे दो, टी का मान आ जाएगा। देखो टी का मान कितना आ रहा है, लगभग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगा के भी तुम कर सकते हो। टी का मान 25/3 आना चाहिए, यहाँ पर चेक करो मिनट में। 1 मिनट शायद मैंने गलत लिख दिया उत्तर, मुझे मेमोरी के हिसाब से लिखा मैंने, चेक करो कितना आ रहा है टी का मान, भाग दे लो ना, 43 में से 20 घटा दो, 43.5 में से 20 घटाओ, 42.5 में से 20 घटाओ, दोनों को भाग दे दो, 5 से 5 तो उड़ ही जाएगा, 55 पक्का। तो लगभग कितना बैठा है, 5 से ज्यादा बनना चाहिए, 9 बजे 45, 5 मतलब 45 से 40, 5 मिनट लगते हैं, 5 से ज्यादा ही आएगा, ठीक पक्की बात है ना, सही मान लूं मैं उत्तर ये। अपनी जो हेडिंग है अगली वो है न्यूटन के नियम का स्टीफन के नियम से सत्यापन। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसका ताप T है और ये जो सराउंडिंग है उसका ताप Ts है, और जो T है वो Ts से थोड़ा सा ज्यादा है ना, Ts से थोड़ा सा ज्यादा है, डेल्टा T ज्यादा है ना, मतलब ये जो T और Ts का अंतर है वो ज्यादा नहीं है, 10-20 डिग्री 50 डिग्री, हद से हद 50 भी बहुत ज्यादा बता दिया मतलब, है ना। अभी अपन ने जो सवाल करा उसमें ज्यादा चेंज नहीं था, परिवेश और उसमें ज्यादा अंतर नहीं था, 20 डिग्री का, किसी में 30 डिग्री का, इस तरह से टी जो है वो टीएस से थोड़ा ज्यादा है, केल्विन में बात हो रही है, तो डेल्टा टी तो डिग्री में लिखोगी, केल्विन में लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पर ये टी और टीएस ये केल्विन में अपन लेके काम करते हैं, ये ध्यान रखना स्टीफन के नियम में। तो स्टीफन के नियम के अनुसार जो नेट हीट एक्सचेंज होती है, जो कुल ऊष्मा हानि की दर होती है नेट, वो मैंने तुम्हें बताया है कितना होता है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4, ठीक है। अब इसमें इस टीएस को मैंने क्या लिखा, इस टी को मैंने क्या किया, इस टी को अपन ने देखना, सिग्मा ई ए, टी को लिख दो टीएस प्लस डेल्टा टी, टीएस प्लस डेल्टा टी, इसकी पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4, ये बन गया, इतना कर दिया। अब क्या करो, इसमें से टीएस को कॉमन ले लो, पूरे में से टीएस को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिग्मा ई ए टीएस की पावर 4, ये टीएस की पावर 4 ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखना, यहाँ से टीएस कॉमन चला गया तो ये टीएस की पावर 4 बाहर चला जाएगा, तो चला ही गया यहाँ पे, तो टीएस जो है 1 प्लस डेल्टा टी बाई टीएस, इसकी पावर 4 माइनस 1, देखो ब्रैकेट थोड़े अच्छे से साफ सुथरे बना देता हूं, ये 1 लिखा हुआ है और इस तरह से ये ब्रैकेट। अब हमने बताया है न्यूटन के नियम में क्या अप्रोक्सीमेशन लिया था कि जो अपना डेल्टा टी जो है, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है और जो परिवेश का टेम्परेचर है, जो तापमान है, इनका अंतर ज्यादा नहीं है, ये टीएस से काफी कम है, जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे काफी कम होना चाहिए, केल्विन में, केल्विन की नजर से देखना है, डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं। जैसे मान लो कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मान लो जैसे 350 केल्विन है और केल्विन में, और जो सराउंडिंग है, मतलब जो सराउंडिंग है उसका मान लो 330 केल्विन है,
तो डेल्टा टी वही 20 ही बनेगा। तो ये 20 इस 350 की नजर से देखो वो कम है, कहने का मतलब इतना सा है ना। तो डेल्टा टी जो है वो टीएस से कम है, टी से भी कम है और टीएस से भी कम है, दोनों से ही कम है। ये डेल्टा टी दोनों के तापमान से काफी कम है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सिग्मा ई ए टी एस की पावर 4 ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर एन बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स 4 डेल्टा टी बाई टी एस -1। और इसको मैं इधर क्या लिख सकता हूं, माइनस एम एस, बताओ, डी टी बाय डी स्मॉल टी, है ना। कंफ्यूज नहीं होने का। ये डी टी बाई डी टी क्या है, ये डी टी बाई डी टी है ठंडे होने की दर। ये हीट लॉस कर रहा है ना, इसको मैंने लिख दिया है, ये इसको इधर यहां लिख देता हूं, माइनस एम एस ठंडा होने की दर। ये डेल्टा टी अलग चीज है, ये डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा टी तो ये है टी माइनस टी एस, ये है डेल्टा टी। अरे डी टी बाई डी टी क्या है, ठंडे होने की दर, है ना। अब इस 1 को 1 से उड़ा दो और यहां तक लिखो ताकि मैं ऊपर का मिटा सकूं। अपन ने न्यूटन के नियम में टी को थीटा लिखा था, याद हो तो थीटा लिख दो अब इसको, ठीक है। एम एस डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 4 सिग्मा ई ए टी सराउंडिंग का क्यूब इंटू थीटा माइनस थीटा एस। यहां तक समझ में आ रही बात? और आगे बढ़ते हैं, इसको यही रहने दो डी थीटा बाई डी टी, बाकी कचरा उधर, माइनस उधर 4 सिग्मा ई ए टी एस क्यूब अपॉन एम एस, हैं जी। हाँ थीटा एस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थीटा एस लिखना भूल गए, टी को थीटा लिखा ना, थीटा एस, थीटा सराउंडिंग। ठीक है, मतलब टी लिखो थीटा लिखो, जो लिखना लिखो, तो सराउंडिंग का है वो, थीटा सराउंडिंग है वो, ये ध्यान रखना बस। इनटू थीटा माइनस थीटा है, कंपेयर करो न्यूटन के नियम से, तुम्हें के का मान मिल जाएगा। कितना मिला के, न्यूटन के नियम में जो के लिखा है मैंने वो कितना मिला, वो मिल गया 4 सिग्मा ई ए थीटा सराउंडिंग का क्यूब, यहां क्यूब लगाना भूल गए, यहां क्यूब लगाना भूल गए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी इंटू एस। जानते हो ना एस क्या होता है, विशिष्ट उष्मा। एस क्या होता है, विशिष्ट उष्मा, द्रव्यमान विशिष्ट उष्मा। एम क्या है, द्रव्यमान। 4 तो जानते ही हो तुम, बचपन में पढ़ा था। सिग्मा अभी बताया मैंने, स्टीफन कांस्टेंट। ई उत्सर्जकता, ए क्षेत्रफल, थीटा एस का क्यूब, ये के होता है। अब कभी कभी क्या है कि वो ठंडे होने की दर की बजाय वो उष्मा उत्सर्जन की दर बोल देता न्यूटन के नियम में। तो इस एम एस को अगर मैं उधर गुणा कर दूंगा तो जो डी क्यू बाई डी टी बनेगा, एम एस मतलब अगर मैं इसको पूरा ना लिखूं, इसको एम एस डी थीटा बाई डी टी ना लिखूं, सिर्फ डी क्यू बाई डी टी ही रहने दूं, तो 4 सिग्मा ई ए थीटा एस क्यूब इंटू थीटा माइनस थीटा एस, ठीक है। इस नियतांक को अपन कभी कभी के डैश बोल देते हैं। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्या वो ठंडे होने की दर नहीं बोलता है, कभी कभी उष्मा उत्सर्जन की दर बोल देता है। तो के कौन सा ये भी ध्यान रखना, ये बात है। तो इसकी वैल्यू याद रखें, कभी कभी सीधे पूछ ली जाती है, सीधा सवाल बन जाता है इस पर, सारी वैल्यू देकर के के का मान पूछ लेता हूं, आए हैं ऐसे सवाल भी, ठीक है। हीट ट्रांसफर इतना ही है।